1818 की संधियों का मूल जो भाग है वो तो अपन लोग पूरा कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अब जो थोड़ा सा जो पोर्शन बाकी है वो है इन संधियों के परिणाम एवं इनके महत्व असल में क्या है, यदि आप लोग यहाँ पर देखें। आइएगा इन ब्रीफ संक्षिप्त रूप में इस अध्याय को आज पूरा कर लेते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज पकड़ाऊंगा और बहुत जल्दी मैं रीट का जो सिलेबस है मेरा वाला कि एक पोर्शन रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में समाज का है और राजस्थान इतिहास है, राजस्थान की थोड़ी सी संस्कृति वाला हिस्सा कल्चरल पोर्शन है और भारत का हिस्सा है रीट के अंदर लेवल सेकंड में, वो मैं पूरी क्लासेस जल्द ही आप लोगों को देने वाला हूँ। शायद कल अगली जो स्लाइड्स आएंगी वो वहीं की आएंगी। यदि हम 1818 की संधियों का जो शेष चैप्टर का जो हिस्सा है कि जो इम्पैक्ट क्या रहा इन ट्रीटीज का संपूर्ण रजवाड़े पर, आप लोग एक बात पर गौर करिएगा। यदि आप लोग ढंग से देखें तो संधियां स्वीकार करने के पश्चात, आप पहला पॉइंट बहुत विस्तार पूर्वक देखें, संधियां स्वीकार करने के पश्चात कंपनी रिकॉर्ड्स में इन संधियों के लिए प्रिंसली स्टेट्स, याद रखिएगा प्रिंसली स्टेट्स शब्दावली का प्रयोग होने लगा। प्रिंसली स्टेट्स शब्दावली का मतलब है कि ये जो रियासतें थी, ये जो राज्य थे, ये सीधे ब्रिटिश प्रशासन द्वारा शासित नहीं थे। शासक इनमें भारतीय थे और ये भारतीय शासकों द्वारा ही शासित राज्य थे, लेकिन इन प्रदेशों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप पर पॉलिटिकल एजेंट्स और एजीजी के जरिए यहाँ पर शासन में हस्तक्षेप था। यानी कि ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो इन्फ्लुएंस या जो प्रभाव था वो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संधियों और दैनिक प्रशासन में जो रोजमर्रा का जो हस्तक्षेप होता था पॉलिटिकल एजेंट्स के जरिए, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर अपना मुख्यालय नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस फ्रंट का जो खोला था आगरा का, चूंकि वहाँ पर मिस्टर कॉल्विन कमिश्नर बैठा करता था। राजपूताने पर प्रत्यक्ष नियंत्रण उसी का था। 6 सैनिक छावनियाँ आपने स्थापित की थी, आप स्लाइड्स में नीचे की तरफ देख भी रहे हैं। इनके द्वारा भी यहाँ पर राजपूताने के प्रशासन पर पूरा इन लोगों का अपना हस्तक्षेप था। तो दूसरे बिंदु को यदि हम देखें, अर्थात पहले पॉइंट को यदि हम क्लियर कर दें तो वो ये कि इन संधियों के पश्चात रजवाड़े की रियासतों को अब प्रिंसली स्टेट्स के रूप में जाना गया। आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर इस शब्दावली को देख रहे हैं। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब है 1818 ईस्वी के पश्चात ब्रिटिश संरक्षण में आने वाला संपूर्ण रजवाड़ा, संपूर्ण राजपूताना। अंग्रेजी सरकार ने बाह्य आक्रमणों से सुरक्षार्थ एक संधियां की थी, किनके साथ? राजपूत रियासतों के साथ। यद्यपि मैं इस बात को बेहद स्पष्ट कर चुका हूं कि यहाँ बाह्य आक्रमण मात्र एक सामान्य औपचारिक धारा है। बाह्य आक्रमण से मतलब न तो यहाँ पे कोई विदेशी आक्रमण है, न मराठा आक्रमण से इसका कोई सीधा अभिप्राय है, एवं न ही पिंडारी आक्रमण से इसका सीधा अभिप्राय। कारण कि मराठे और पिंडारी अब इस सूरत में बचे ही नहीं कि वे किसी भी सूरत में यहाँ पर आक्रमण कर सकते थे और यहाँ की सत्ता को चुनौती दे सकते थे। ऐसी कोई स्थिति शेष बची ही नहीं थी। एक तरह की खानापूर्ति थी। फिर भी इन बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा, और मैंने इसकी वजह भी बतलाई थी कि ऐसा क्यों कहा। इसकी वजह साफ थी कि ऐसा करके ये सैनिक वे अपने हाथ में अपने हिस्से में ना डालकर ये थोप सकते थे राजपूत दरबारों पर और उनसे पूरा पैसा वसूल सकते थे। ये बाह्य आक्रमण नामक एक फौरी या एक मात्र कल्पना वाली जो एक धारा मात्र थी उसके जरिए। तो इस हेतु इन्होंने यहाँ पर 6 सैनिक छावनियाँ संपूर्ण रजवाड़े में, संपूर्ण राजस्थान में स्थापित करी। इस बात को आप लोग जानते हैं। कुल कितनी? 6 सैनिक छावनियाँ इन लोगों ने यहाँ पर स्थापित करी है। अब ये जो 6 सैनिक छावनियाँ, ये बाह्य आक्रमण से सुरक्षा, इनमें पहली है नीमच, दूसरी नसीराबाद, तीसरी ब्यावर, चौथी देवली, 5वीं खेरवाड़ा और 6ठी एरनपुरा। इनमें से एकमात्र जो चौकी थी या छावनी थी इनकी, वो आज वर्तमान में राजस्थान से बाहर है, नीमच एमपी के अंदर है। इस बात को याद रखिएगा। 6ठी आपके सामने एरनपुरा पाली के अंदर आ गई है। तो अब आप यूं समझ लीजिए इस बात को कि जो ये 6 सैनिक छावनियाँ स्थापित की गई है इनके द्वारा, क्लियर? ये जो 6 सैनिक छावनियाँ हैं ये आप यहाँ पर क्लियर देख लीजिए। इनमें नीमच एमपी में है, नसीराबाद ब्यावर अजमेर के अंदर है, देवली में टोंक है और यहाँ पे कोटा कंटिजेंट नियुक्त था। टुकड़ी, पैदल टुकड़ी नियुक्त थी 1857 की क्रांति के दौरान। और जो कोटा पीए जो मेजर बर्टन की हत्या हुई थी 1857 में, 15 अक्टूबर 1857 को धनतेरस का दिन था कोटा के अंदर। तो कोटा महाराव राम सिंह हाड़ा पर ये द्वितीय हाड़ा पर ये आरोप जड़ा गया था ब्रिटिश एजेंसी या ब्रिटिश कंपनी या एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के जरिए कि
आपने कोटा कंटिंजेंट से अपनी टुकड़ी को बुलवाने में देरी करी, इसीलिए विद्रोहियों को पूरा मौका मिला। मेजर बर्टन, उसके बच्चों फ्रैंक और ऑर्थर तथा डॉक्टर सेविल क्वांटम आदि की हत्या करने का इनको पूरा मौका मिला था। इसी प्रकार से उदयपुर के अंदर एक टुकड़ी है खेरवाड़ा, और इसी प्रकार से जोधपुर के एरनपुरा पाली के अंदर एक टुकड़ी, एक सैन्य छावनी स्थापित की गई थी। एरनपुरा के अंदर जोधपुर लीजियन टुकड़ी नियुक्त थी। ये वही टुकड़ी है जिसने 57 की क्रांति में चलो दिल्ली और मारो फिरंगी वाला नारा दिया था, और आवा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को पूरा अपना सहयोग प्रदान किया था, आप लोग जानते हैं। यदि हम अन्य परिणामों की बात करें, बेहद महत्वपूर्ण परिणाम है, तो आप लोगों को यहाँ पर दो बातें और देखनी है। अंग्रेजों से संधियों के परिणाम स्वरूप दो रियासतें, दो राज्य अस्तित्व में आए थे, एक तो टोंक है और एक झालावाड़ है। टोंक का जो संस्थापक था वो आप लोग जानते हैं अमीर खां पिंडारी था। उसने 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 को, ठीक उसी तारीख को जिस तारीख को करौली महाराजा हरबख्शपाल सिंह ने गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ अपनी संधि की थी, ठीक उसी दिन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ भी अमीर खां पिंडारी ने एक समझौता किया चार्ल्स मैटकॉफ के जरिए कि मैं भविष्य में कभी भी कंपनी द्वारा संरक्षित किसी भी राजपूताने के प्रदेश पर या स्वतंत्र रियासत पर कहीं पर भी ना लूटपाट करूंगा, ना आतंक मचाऊंगा, न ही कोई धन की मांग करूंगा। बदले में मुझे टोंक की प्रथम मुस्लिम स्वतंत्र रियासत दे दी जाए। इस प्रकार से टोंक राजस्थान की एकमात्र, याद रखिएगा, राजस्थान की एकमात्र स्वतंत्र जो मुस्लिम रियासत के रूप में सामने आई वो हमारी टोंक है। झालावाड़ की बात की जाए, आप लोग जानते हैं झालावाड़ की पृथक रियासत की स्थापना का जो बीज था वो पूरक संधि जो की गई थी 20 फरवरी 1818 को झाला जालिम सिंह के द्वारा, उसमें निहित था। क्योंकि झाला जालिम सिंह ने ये डिमांड रखी थी कर्नल जेम्स टोड के माध्यम से चार्ल्स मैटकॉफ और गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स को कि भले ही कोटा का जो राजा का पद है वो महाराव जो उम्मेद सिंह हाड़ा थे या उनके बाद उनके वंशजों के पास रहेगा वंशानुगत तौर पर, लेकिन कोटा दीवान और कोटा फौजदार का जो पद है, कमांडर इन चीफ का जो पद है, झाला जालिम सिंह, राजराणा झाला जालिम सिंह और उसके पश्चात झाला जालिम सिंह को तो नहीं, लेकिन झाला जालिम सिंह के जो पोते थे मदन सिंह जी, उसके पश्चात झालावाड़ के जो नरेश थे जो कि झाला जालिम सिंह के वंशज थे, उनकी उपाधि, उनका टाइटल था राजराणा। तो ये पूरक संधि की एक महत्वपूर्ण धारा थी कि चाहे राजा का पद राजा जो नरेश थे राम सिंह द्वितीय हाड़ा, उनके बाद उनके वंशजों के पास रहेगा, लेकिन कोटा दीवान और कोटा फौजदार का जो पद है वह वंशानुगत तौर पर झाला जालिम सिंह और उसके पश्चात उसके पुत्रों के पास रहेगा। अब आप सोचिएगा, यदि सरकारी नौकरी आपकी पक्की हो जाए, पैदा होते ही कीजिए आपको मिलेगी, तो आप क्यों प्रयास करोगे, आप क्यों कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करोगे, आप क्यों कोचिंग्स के पीछे पीछे भागोगे, आप तो निश्चिंत रहोगे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपकी योग्यता दबती है, आप मोनोपोली या मनमर्जी से अपने शासन को चलाते हैं, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। जनता आपकी आतंक से, आपकी निरंकुशता से त्रस्त होती है। और कुछ ऐसा ही कोटा रियासत की जो रियाया या प्रजा थी उसके साथ हुआ, और उसका पूरा आक्रोश 1857 की क्रांति में कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय हाड़ा के विरुद्ध फूटा था। कोटा का निवासियों का ये कहना था कि आपकी अकर्मण्यता, अक्षमता की वजह से झालावाड़ जैसा उपजाऊ इलाका जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध था, पूरा कोटा टूटा, पूरा कोटा बटा। यहाँ के लोगों का काफ़ी जन धन, खेतों की काफ़ी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार से झालावाड़ की जो स्थापना हुई वो हुई थी 1 अप्रैल 1838 को। गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, उस ज़माने में गवर्नर जनरल था लॉर्ड ऑकलैंड, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल था उस ज़माने में लॉर्ड ऑकलैंड। तो 1 अप्रैल 1838 को झाला जालिम सिंह के पोते झाला मदन सिंह यानी कि राजराणा झाला मदन सिंह के द्वारा इसको प्रथम संधि के द्वारा प्रथम शासक बनाया गया झालावाड़ का। इस प्रकार से झालावाड़ राजपूत, एकमात्र स्वतंत्र राजपूत रियासत जिसकी स्थापना कंपनी के साथ संधि के द्वारा स्थापित हुई थी, वो रियासत थी कौन सी? झालावाड़। आप यहाँ पे देख सकते हैं, झालावाड़ राजस्थान की एकमात्र स्वतंत्र राजपूत रियासत थी जो अंग्रेजों की संधि के फलस्वरूप स्थापित हुई थी। झालावाड़ प्रदेश की स्थापना कोटा से पृथक अंग के रूप में की गई थी। और यहाँ पर आप एक चीज़ पर और गौर कर सकते हैं, यदि आप यहाँ पर वास्तव में देखोगे, समझोगे इस बात को, तो एक बात पर आप लोग और गौर करिएगा, क्योंकि कोटा जो अलग हुआ था वो बूंदी से अलग हुआ था। जैसी करनी वैसी भरनी वाला किस्सा अब तक हमने देखा है। कोटा चूंकि अलग हुआ बूंदी से, और कोटा को तोड़कर अलग हुआ झालावाड़, तो मेरे को तो जितना मैंने इतिहास को देखा मुझे कोई इस बात पर आश्चर्य नहीं है, यद्यपि मेरा गहरा नाता है कोटा और झालावाड़ के साथ। आइएगा आगे देखिएगा,
अंग्रेजों से संधियों के फलस्वरूप राजस्थान में 3 ठिकानों की स्थापना हुई थी, जिनको हम नॉन सैल्यूट स्टेट्स या चीफ शिप भी कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखना, यदि कभी प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम्स में। चीफ शिप से मतलब क्या है? चीफ शिप से मतलब है रियासतों से पृथक ठिकानों की स्थापना। जो चीफ शिप थी यानी कि यहाँ का जो शासक था वो छोटा मोटा जागीरदार राजा था। एक स्वतंत्र नरेश के बराबर के विशेषाधिकार नहीं थे, उनको नौबत रखने का अधिकार, लेकिन ये ठिकाने थे। इनको चीफ शिप या नॉन सैल्यूट स्टेट्स कहा गया है, अर्थात यहाँ के जो शासक थे उनको ब्रिटिश दरबार में उनके आगमन पर तोपों की सलामी नहीं दी जाएगी। ये 3 ठिकाने स्थापित किए गए थे। लावा जो टोंक में है, पहले जयपुर रियासत में था, फिर कुशलगढ़ यानी कि बांसवाड़ा, और नीम राणा अलवर, यानी कि 3 ठिकाने या चीफ शिप या नॉन सैल्यूट स्टेट्स की स्थापना हुई। लावा जो पहले जयपुर में था, वर्तमान टोंक में, दूसरा कुशलगढ़, बांसवाड़ा, और तीसरा नीम राणा अलवर। याद रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, समकालीन जो बात की जाती है, जब टोंक की जब स्थापना होगी, क्योंकि जयपुर से ही ये हिस्सा अलग हुआ था, तो लावा ठिकाना यदि प्रश्न आ जाए किस रियासत का हिस्सा था, आपको टोंक ही करना है। एकीकरण तक लावा टोंक का ही हिस्सा रहा है। अच्छा, शायद मैंने भी थोड़ा सा गलत बोला, यद्यपि आज लावा जयपुर वाले जिले में आता हो, लेकिन हम जिस काल की बात कर रहे हैं, हम जिस कंटेम्प्रेरी राजस्थान की बात कर रहे हैं, वहाँ पर स्पष्ट बोल रहा हूँ, यदि मुझसे गलती हुई तो मैं उसको सॉरी फील करता हूँ। लावा टोंक रियासत का हिस्सा था, आपके सामने क्लियर सा मेंशन भी मेरे बोलने में मे बी कि मेरे से स्लिप टंग वाली प्रॉब्लम होगी, टंग स्लिप वाली प्रॉब्लम होगी जी। नेक्स्ट देखिएगा, यदि हम अगली संधि के महत्व या शर्त की बात की जाए तो याद रखिएगा, जनरल जो ऑक्टरलोनी थे, उन्होंने मराठा सरदार दौलतराम सिंधिया से संधि द्वारा अजमेर का क्षेत्र प्राप्त किया और उसमें मेरवाड़ा प्रदेश मिलाकर फिर इसे केंद्र शासित प्रदेश यानी कि चीफ कमिश्नरी प्रांत अजमेर मेरवाड़ा बनाया। इसके बाद राजस्थान में सभी 6 सैनिक छावनियों का मुख्यालय और ब्रिटिश जो प्रशासन था उसका मुख्यालय फिर अजमेर बना। अजमेर इससे पहले मराठों के पास था, मराठों से पहले अजमेर पर मेवाड़ इन रियासतों का अधिकार रहा और तराइन द्वितीय के पश्चात तो अजमेर तुर्कों के पास रहा था। ये बात आप लोगों को मालूम है। इसीलिए क्योंकि अजमेर का बहुत ज़्यादा प्रशासनिक, राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक और जियोग्राफिकल टैक्टिकल एक सिग्निफिकेंस रहा है राजपूताने की राजनीति में, इसीलिए इसे हार्ट ऑफ राजस्थान लैंड भी कहा जाता है, की लैंड ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। इस तरह के बीचों बीच है, इसका सामरिक महत्व बहुत है। और चूंकि यहाँ की सामरिक स्थिति, यहाँ की भौगोलिक स्थिति इस तरह की कि जो पूर्व का जिब्राल्टर जिसको बोला गया यानी कि अजयमेरू दुर्ग, ये एकमात्र दुर्ग है जिस पर संपूर्ण राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण राजस्थान के जिस दुर्ग ने झेले हैं वो आप जानते हैं भटनेर का हनुमानगढ़ दुर्ग है। सबसे कम विदेशी आक्रमण या स्थानीय आक्रमण जो है लगभग ना के बराबर वो जूनागढ़ है। और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण जिस दुर्ग ने झेले हैं वो दुर्ग है, याद रखिएगा, पूर्व का जिब्राल्टर या अजयमेरू या गढ़ बीठली जिसको हम कहते हैं। तो अजमेर को ऑक्टरलोनी, जनरल ऑक्टरलोनी विच वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी इन राजपूताना, जो जनरल थे ऑक्टरलोनी, उन्होंने मराठा सरदार, याद रखिएगा, दौलतराम सिंधिया से अजमेर का प्रदेश प्राप्त किया। कंपनी सरकार ने इस अजमेर में मेरवाड़ा मिलाया और इसको अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी प्रांत इसको बनाया। चीफ शिप क्या है? चीफ शिप 3 ठिकाने, लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। कुशलगढ़ बांसवाड़ा से, नीमराणा अलवर से और लावा टोंक से, याद रखिएगा। इसके बाद यदि बात की जाए एक और महत्व की, तो ये बात आती सामने, देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है, इन लोगों की कितनी चालाकी थी और क्यों अंग्रेजों पर ये अंग्रेज राजपूताने पर भार बन के उभरे, इस बात को भी आप समझोगे। यदि खिराज का भुगतान, एक कंडीशन थी, यदि खिराज का भुगतान रियासतों द्वारा निर्धारित समय पर नहीं किया गया तो उन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज देकर ही अपना जो मूल है चुकाना पड़ेगा। आप समझिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज होने पर इनके ऊपर प्रतिवर्ष कितना भारी इंटरेस्ट का जो रेट था वो लगता होगा, जबकि मराठों की चौथ और खिराज की वसूली के टाइम पर इस तरह की नाजायज मांगों से पूरी तौर पर राजपूताना बचा हुआ था। सामंत वर्ग की शक्ति को कुचलना, हम जानते हैं, स्पष्ट तौर पर हमने देखा था बीकानेर महाराजा सूरत सिंह राठौड़ के साथ जो 5 मार्च 1818 की जो संधि हो रही है महाराजा सूरत सिंह राठौड़ की, उसमें 8 धाराएं थी। 7वीं धारा में स्पष्ट तौर पर
ये कहा गया था कि हम सामंतों की शक्ति को कुचलने में आपकी मदद करेंगे। और आप लोगों को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 1818 में जितनी भी संधियाँ राजपूताना के नरेश द्वारा स्वीकार की गई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उसका तात्कालिक और जो मूल वास्तविक कारण था वो कारण था कि राजपूत नरेश सामंतों की उद्दंडता, सामंतों की उच्छृंखलता को समाप्त करके अपनी सत्ता को चुनौती देने वाले सामंतों के दावे को हमेशा के लिए नेस्तानुबूद या समाप्त करना चाहते थे। अपने विशेषाधिकारों को सुरक्षित करके निश्चिंतता पूर्वक ब्रिटिश संरक्षण में, उनकी छत्र छाया में, ब्रिटिश ताज के अधीन रहकर भी वो अपनी सत्ता का उपभोग करना चाहते थे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी स्वाधीनता के साथ ही समझौता क्यों ना करना पड़े। तो आप लोग इस बात को, इस पेरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो मैंने यहाँ पर दिया है कि इन्होंने हर संभव प्रयास किया, क्योंकि ये जानते थे कि सामंत यदि मजबूत रहे तो वो कभी ना कभी सत्ता को चुनौती दे सकता है। इस बात को आप 1857 की क्रांति में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जो मात्र एक सरदार था, मात्र एक ठिकानेदार था, जोधपुर रियासत का, आप लोग देख सकते हैं पूरी चूल्हे हिला दी थी। अकेले ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने जोधपुर लीजियन टुकड़ी के विद्रोही सैनिकों के साथ मिलकर ब्रिटिश कंपनी की राजपूताने के अंदर ईंट से ईंट बजा दी थी, नाको चने चबवा दिए थे। और निश्चित तौर पर यदि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को हल्का सा भी सहयोग मिला होता एक दो रियासत के नरेशों का, मैं समझता हूँ, लेकिन दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। हम एक थे कहाँ, हमें एक कर कौन सकता है? समस्या तो ये रही है ना। तो क्योंकि कंपनी को मालूम था कि यदि मुझे नरेशों को मजबूत बनाना है तो उनकी जो रीढ़ की जो हड्डी है, उनकी जो आर्थिक और सामरिक जो उनका बोन स्ट्रक्चर जो है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्यूडल सिस्टम यानी कि सामंती व्यवस्था, उसको तोड़ना पड़ेगा, हर हालत में उसे ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। उन्होंने किया। और आप एक कोटेशन देख सकते हैं बेहद इंपॉर्टेंट, ऑक्टोलोनी, जिसने मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया से अजमेर मेरवाड़ा प्राप्त किया था, इसने राजपूताने के समस्त पॉलिटिकल एजेंट्स को एक लेटर लिखा था। ये क्या लिखता, और इससे आप ये एक मजमू है, एक आप फल निकाल सकते हैं इस खत की का जो सार है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, उससे एक बात समझ सकते हैं कि क्यों इन संधियों के पश्चात सामंती व्यवस्था को ये लोग कुचलने में पूरी तौर पर इन्होंने, कंपनी ने राजपूताने के नरेशों के साथ मिलकर अपने संपूर्ण संसाधनों को झोंक दिया था। ये लिखते हैं ब्रिटिश, ये कोटेशन यहाँ से है, याद रखिएगा, ब्रिटिश संरक्षण के फलस्वरूप शासकों को वार्षिक खिराज देना पड़ता है, किंतु सामंतों को ब्रिटिश संरक्षण के लिए किसी प्रकार का कोई कर नहीं चुकाना पड़ता, जबकि शासकों के समान ही सामंतों को भी ब्रिटिश संरक्षण का लाभ मिल रहा है। अब आप समझिएगा कि कहीं ना कहीं ये जो गवर्नर जनरल थे, या जो इनके जो मामलातदार थे, या जो इनके अमल गुजार थे, या इनके जो क्या कहना चाहिए हुक्मरान थे, इनके हुक्म की तामील बजाने वाले लोग थे, वो चिड़े बैठे हुए थे कि जब नरेश कर चुका रहा है तो इतनी सत्ता का उपभोग स्वतंत्र रूप में खुद जो सामंत है वो कर रहे हैं अपने अपने प्रदेशों में, तो उनसे भी हमें टैक्स, तो या तो आप अपने संसाधनों को हमारे को सरेंडर कर दीजिए, अदरवाइज टैक्स पेयर बन जाइए। तो आपको कहीं ना कहीं एक काम तो करना पड़ेगा। कुल मिलाकर इन संधियों का एक दुष्परिणाम हमारे सामने क्या आता है कि पूरी तौर पर सामंतों की शक्ति को कुचल दिया गया ब्रिटिश हुक्मरानों के द्वारा। दूसरी बात, राजपूताने के प्राकृतिक संसाधनों पर कुदृष्टि पड़ी। एक बात याद रखना, राजस्थान के नमक पर एकाधिकार करके उससे राजस्व का प्रमुख स्रोत बनाए जाने का अधिकार, अधिकार तो नहीं कहूँगा, एक तरह से ये सुझाव है, भरतपुर रेजिडेंट वॉल्टर का था। यदि प्रश्न आ जाए कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने पहली बार कंपनी को ये सुझाव दिया कि यदि हम राजपूताने की रियासतों के नमक के संसाधनों पर यदि हम कब्जा कर लें तो हमें बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज अमाउंट रेवेन्यू के रूप में मिल जाएगा, तो राजस्थान के नमक स्रोतों पर, नमक संसाधनों पर एकाधिकार करके उसे ब्रिटिश राजस्व का प्रमुख स्रोत बनाए जाने का प्रमुख सुझाव देने का अधिकार को यहाँ पर आप लोग सुझाव कर लीजिएगा। जो प्रमुख सुझाव देने वाला जो अधिकारी था, सुझाव देने वाला जो अधिकारी था, वो भरतपुर रेजिडेंट वॉल्टर था। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य राजपूताने के नमक स्रोतों पर एकाधिकार स्थापित करके उसे इंग्लैंड स्थित लिवरपूल में उत्पादित नमक के लिए भारत में एक तो उसे महंगा करना था, ताकि लिवरपूल का नमक बिके और लिवरपूल के नमक के लिए भारत में एक विशाल बाजार तैयार हो जाए, क्योंकि ऐसा करके ही आप सस्ते पौष्टिक भारतीय नमक की तुलना में अपने नमक को बेच पाओगे। और ये हकीकत है, जब से ये प्राकृतिक नमक, क्योंकि हमने कहा भी था अन्न भगवान रो लूण चौहान रो, हमारे यहाँ तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहा गया,
तो सांबर जो कभी जो कल्चरल हेरिटेज रहा है चौहानों का, चाहमानों का, बाद में वो जयपुर के कछुआओं के एकाधिकार में आया और उसके पश्चात ब्रिटिश कंपनी ने इसको मात्र अपने इंग्लैंड के गृह देश के लिवरपूल के सॉल्ट या नमक को सीधा सीधा लाभ पहुंचाने के लिए बर्बाद कर दिया पूरे तौर पर। और एक अदनी सी चीज जो दैनिक जीवन की आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए एक सबसे मामूली जो अत्यावश्यक मौलिक अधिकारों की जो वस्तु थी उसको भी इन लोगों ने महंगे मोल पर बिकने वाली चीज बना के छोड़ दी इस ब्रिटिश सरकार ने, नमक को। आप देखिएगा 1868 और 1869, 1868 में भरतपुर रियासत के साथ नमक संधि करके भरतपुर के नमक स्रोतों पर एकाधिकार कर लिया, क्योंकि बोल्टर ने यह अधिकार ये सुझाव दिया था। और 1869 में 1868 में भरतपुर के साथ और 1869 में जयपुर एवं जोधपुर रियासतों के साथ नमक संधियां करके इनके भी नमक स्रोतों पर एकाधिकार कर लिया। ये बात भी बेहद महत्वपूर्ण, आप समझ सकते हैं। इन स्लाइड्स नोट्स का एक एक शब्द एक एक प्रश्न के रूप में आपके सामने है। यहाँ पर मात्र हम लफाजी करने के लिए नहीं है कि जी कहानियां सुना दी, इधर उधर की बकवास करके, पूरा यदि आप ध्यानपूर्वक दोगे किसी भी कंपटीशन में आपको, मैं समझता हूँ कि गुमराह नहीं होना पड़ेगा, आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैंने इस चैनल पे कितना वक्त बर्बाद किया। आगे देखिएगा, अब आप समझ सकते हैं कि इस बात को पूरी तौर पर यदि आप लोग पढ़ लें, क्योंकि मुंशी देवी प्रसाद ने एक बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर। ये पूरा जो पैराग्राफ है आप यहाँ पर देखिएगा, ये पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ से यहाँ तक का एक बार देख लेना है। मैं पॉज भी देता हूँ। और वैसे भी आप लोगों को चूँकि जितने भी ये नोट्स हैं मैं ब्लॉग पर डाल चुका हूँ, kinsukcharmaclasses.blogspot.com। आप लोग देखिएगा, ब्लॉग का लिंक सबसे नीचे दिया हुआ है, आप गूगल में जाकर सर्च करिए, देखिएगा। नहीं तो आप मुझे 7073928279 पर व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मोबाइल नंबर है मेरा 7073928279। आइएगा, अपन जो अपनी बात चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो बात थी वो ये चल रही है अपनी, देखिएगा जी, यहाँ पर थे अपन। तो पूरा पैराग्राफ आप आराम से यहाँ पहुँच करिएगा, देखिएगा। मुंशी देवी प्रसाद ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी है इन नरेशों को धिक्कारते हुए कि आपके लिए विदेशियों की नृत्यांगनाओं, भांडों के लिए, नटों के लिए, विलायती कुत्तों के लिए, उनकी क्या कहना चाहिए, प्रोस्टिट्यूट्स या एक अंग्रेजी का शब्द है, उनके लिए रंगरेलियाँ मनाने का वक्त था, लेकिन आपने कभी अपनी रैयत के, प्रजा के दुखों को जानने के लिए कभी आपने एक मिनट आपने नहीं निकाला। इस सारी बात का फलसफा यहाँ पर ये है। और फिर ताना मार रहे हैं कर्नल जेम्स टोड, सबसे एंड में आप लोग देखेंगे कर्नल जेम्स टोड ने तो बहुत अच्छी बात कही है। इस प्रकार से सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी राजपूत सुरा और सुंदरी में लिप्त हो गए तथा राजपूताने का जो इनका सैनिक पुरुषत्व था वह अफीम के शांत नशे की निद्रा में डूब गया। वो लिखते हैं कि किसी ज़माने में राजस्थान का हर घर ऐसा था जहाँ पर लियोनिडास जैसा वीर योद्धा पैदा हुआ, और हर मैदान ऐसा था जहाँ पर थर्मोपोली जैसा युद्ध लड़ा गया। तो यहाँ पर जो कभी तलवार की गूंजों और घोड़ों के टापों से जो राजपूताने के मैदान गुंजायमान रहा करते थे, अब वो शराब के प्यालों और घुंघरूों की खनक में लुप्त हो गए, सुरा सुंदरी में डूब गए हैं। और कर्नल जेम्स टोड, जिसको फादर ऑफ द राजस्थान हिस्ट्री भी कहा जाता है, आपने बड़ी कालजयी एक रचना लिखी है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसको द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया भी कहा जाता है। और आपकी दूसरी पुस्तक है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। मुंशी देवी प्रसाद, याद रखिएगा, बेहद सम्मानित नाम है राजपूताने के प्राचीन इतिहासकारों में। इन्होंने एक अच्छी बात, इस पैरे को आप मैं रीड आउट कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। ये राजपूत नरेशों को इंडिकेट करते हुए, इंगित करते हुए लिखते हैं, किसी ने भी अपनी रियासत में इस सिरे से उस सिरे तक दौरा न किया होगा, न ही रैयत से पूछा होगा कि तुम्हारी हालत क्या है, हमारे अहलकार और हाकिम तुम्हारे साथ कैसा सलूक करते हैं, और क्या हासिल का मतलब जो लगान जो आप वसूल रहे हो वास्तविक, और क्या हासिल लेते हैं। यानी कि यदि मैं राजा बोल रहा है कि 5 रुपये वसूल लें, तो क्या वास्तव में आपसे 5 रुपये ही वसूल रहे हैं या 7-8 रुपये तक उनकी मांग जा रही है। शेर और सुअर की तलाश में तो आपने मुल्क के
उजड़ जंगलों में नज़र दौड़ाकर इधर उधर गौर से देखा होगा, मगर यह कभी नहीं हुआ कि उन जंगलों में कहीं से पानी लाने की तरकीब निकालकर घास फूस की जगह जौ और गेहूं की सरसब्ज खेतों से आंखों को ठंडा करें। मेले और तमाशे के शौक में तो बहुत मर्तबे गलियों और बाजारों में बन ठन के आप निकले होंगे, मगर वैसे कभी रैयत के सुख दुख की खबर लेने को महलों के बाहर कदम भी न रखा होगा। डोम, डाड़ी, रंडी और भड़वों को तो हमेशा रूबरू बुलाकर 2-2 और 4-4 पहर तक आपने उनका नाच और मुजरा देखा होगा, मगर कभी दरबारे आम में बैठकर रैयत की फरियाद 2 घड़ी भी आपने न सुनी होगी। आपने रजवाड़े को बर्बाद कर दिया। मैंने पहले भी कहा था, बांकीदास पहले कवि थे जिन्होंने आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर नामक कविता के द्वारा ब्रिटिश संधियों के दुष्परिणामों के लिए जन चेतना का जागृत करने का प्रयास किया था और नरेशों को धिक्कारा था। उसकी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुंशी देवी प्रसाद ने इस पैरे के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा, इन जहर बुझे वक्तव्यों के द्वारा धिक्कारा है राजपूत नरेशों को। आइएगा इस अध्याय में अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शासक वर्ग का पाश्चात्यकरण किया गया। यहाँ पर आप लोग, ये एक टॉपिक है, यहाँ पर देखिएगा, शासक वर्ग का पाश्चात्यकरण किया गया पूरी तौर पर। क्या है पाश्चात्यकरण? क्योंकि ब्रिटिश सरकार जानती थी कि यदि हम शासक राजपूत नरेशों को अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में यदि हम ढाल लेंगे तो इनका रहन सहन, ये दिमाग से, फिर चाहे चमड़ी से ये भारतीय रहें, काले रहें, लेकिन रहन सहन और दिलो दिमाग से ये ब्रिटिशर्स बन जाएंगे और कहीं ना कहीं अपनी प्रजा को फिर प्रेरित करेंगे उसी दिशा में आगे बढ़ना। तो चाहे ईसाई मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज का चाहे धर्म प्रसार का तरीका हो तो उनको सहूलियत होगी, या ब्रिटिश जो परंपराएं हैं, जो रवायतें हैं, जो मतलब ब्रिटिशर्स को अपने जड़े जमाने में फिर इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी यदि पाश्चात्य संस्कृति राजपूताने के रूढ़िवादी पारंपरिक समाज पर हावी होती है। और इसके लिए इन्होंने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि अति निस्यंदन एक पद्धति है, सिद्धांत है शिक्षा का, उसे अपनाया कि आप ऊपर के लोगों को, जिनका इन्फ्लुएंस, जिनका प्रभाव, जिनको भगवान माना जाता है जनता के द्वारा, उनको आप ब्रिटिश पद्धति में ढाल लीजिए, उसको अडॉप्ट करवा दीजिए, तो जनता अपने आप उन्हें फॉलो करेगी। इसके लिए इन्होंने कुछ स्कूल्स स्थापित किया। आप जानते हैं इस तरह का एक बेहद प्रसिद्ध स्कूल अजमेर में है, मयो स्कूल, लेकिन उसके अलावा भी कई तरह के स्कूल्स स्थापित किए गए थे। 1861 में नोबल्स स्कूल की स्थापना हुई जयपुर में। 1864 में ब्यावर में एक लिथो प्रेस की स्थापना की गई थी ताकि बाइबल जैसी पुस्तकों का, धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद किया जा सके और इस तरह की पाठ्य पुस्तकें यहाँ पर छपाई जा सके। 1893 में वाल्टर नोबल, याद रखिएगा, स्कूल की स्थापना हुई बीकानेर में, बेहद इंपॉर्टेंट है, वाल्टर नोबल्स स्कूल की स्थापना हुई बीकानेर में। और 1896 में एल्गिन राजपूत स्कूल की स्थापना हुई जोधपुर में। तो बेहद महत्वपूर्ण शिक्षण संस्था हमारे सामने आ रही हैं। नोबल्स स्कूल जयपुर में स्थापित हो रहा है और जो वाल्टर नोबल स्कूल है वो बीकानेर में स्थापित हो रहा है। नोबल स्कूल जयपुर का 1861 में आ रहा है। ब्यावर में लिथो प्रेस की स्थापना 64 में हुई। 1893 में आपने देखा वाल्टर नोबल स्कूल की स्थापना बीकानेर में हो रही है। और 1896 में 1896 में एल्गिन राजपूत स्कूल की स्थापना आप लोग देख रहे हैं कि जोधपुर में हम पाते हैं। आइएगा आगे देखते हैं। राजपूताने में व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर सैन्य हस्तक्षेप किया गया। स्पष्ट तौर पर सैन्य हस्तक्षेप किया गया पॉलिटिकल एजेंट्स के द्वारा और उनके संसाधनों पर बलपूर्वक अधिकार करने का एक नाजायज प्रयास, अवैध प्रयास किया गया ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। हम लोग इस बात को बेहतर समझते हैं। राजपूत नरेशों को स्पष्ट तौर पर ब्रिटिश ताज की अधीनता में लाया गया था। स्पष्ट तौर पर, यद्यपि धाराएं इस तरह की थी हर रियासत के साथ संधि करते हुए कि हम आपके आंतरिक प्रशासन में, हम आपकी स्वायत्तता में किसी भी प्रकार के दखलंदाजी हरगिज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये सुझाव, ये प्रस्ताव दिया गया था किसके द्वारा? ये प्रस्ताव दिया गया था ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। लेकिन चूंकि ब्रिटिश कंपनी जानती थी कि यदि हमें अपने साम्राज्यवाद की, इंपीरियलिज्म की यदि रूट्स को काफ़ी स्ट्रेंथ देनी है, मजबूत करना है, गहरी जड़ें जमानी है, तो फिर हमें कहीं ना कहीं इनके प्रशासन में अपने तत्वों को, अपने एलिमेंट्स को, अपने फैक्टर्स को ज़्यादा प्रभावकारी बनाना, उसके लिए हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। यद्यपि 1818 की संधियों के द्वारा ये एक तरह का प्रस्ताव दिया गया था कि हम आपकी ब्रिटिश कंपनी अब आपके राजपूत नरेशों की सुरक्षा का भार लेती है, आपके सुख दुख में हम हमेशा साथ में खड़े हुए हैं,
खड़े हुए हैं। हमारी कोई मंशा नहीं कि हम आपके आंतरिक प्रशासन में, आपकी परंपराओं में, रीति रिवाजों में कोई दखलंदाजी करें। ऐसा करके ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश ताज के विरुद्ध राजपूत नरेशों की निष्ठा और भक्ति भाव को खरीदना चाहती थी, ताकि वो एक इक्विपमेंट या टूल, उपकरण के रूप में ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश प्रशासन के ताज, ब्रिटिश ताज या क्राउन या जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था भारत का, ब्रिटिशर्स का, उसके एक टूल के रूप में ये अपने लोकल बॉडीज़ के रूप में रियासतों में काम करें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट यहाँ पर, जिस प्रकार का नेशनल मूवमेंट ब्रिटिश शासित प्रदेशों में चला था, उस प्रकार का किसी भी प्रकार का मूवमेंट, आंदोलन, जन आंदोलन रियासतों में उठ ना सके। लेकिन आप जानते हो इतिहास किसी के चाहे नहीं बदलता है। प्रजामंडल आंदोलन हुआ, जनता ने अपनी मांग रखी, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस की, और उसके बाद फिर एक इंटीग्रेशन एकीकरण हुआ है। लेकिन इंसान है, फितरत है, लालच जाता नहीं है। किया गया प्रयास, ये पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा पैरा पढ़कर आपको लग जाएगा कि फाइनली ये लोग क्या चाहते थे। शुरुआत में इन्होंने, ब्रिटिश कंपनी ने अपने प्रशासन में, राजपूत रियासतों के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का एक तरह का जो जिम्मा सौंपा वो पॉलिटिकल एजेंट्स को था। लेकिन जल्दी ही वॉइस गवर्नर जनरल्स को ये बात लग गई, या वॉइस को सीधा सीधा लग गया कि अब हमें सीधी डील करनी है। फिर 1832 में एजीजी की स्थापना की गई थी, और उसके पीछे का जो उद्देश्य था वो यही था कि आप राजपूत नरेशों को जितना बेवकूफ़ बना सकते हो बनाइए, कई तरह की बड़ी बड़ी टाइटल्स देकर, उपाधियां देकर, उनको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का वाइस चांसलर बनाकर, उनके लिए तोपों की सलामियां मुकर्रर कर दीजिए, बड़े बड़े आर्मी के अंदर इनको पद दीजिए, राइट। तो इनका एक तरह का, जिसे कहते हैं ना, अहम की संतुष्टि होना, इनकी प्रशंसा करिए। हम भारतीयों की आदत को जानते हैं, आप जरा सा इनकी तारीफ करिए, काम यदि आपको निकलवाना है तो। और ये बात थी, इस भूमि की तासीर रही है। तो ये संपूर्ण तरह से इनका बस एक ही था कि हमें किसी भी तरह से एक स्वामी भक्त एक वर्ग तैयार करना है राजपूताने में, जो खर्चा भी उठाए हमारा, कंपनी का, और कंपनी के आदेश पर मर मिटने को तैयार भी हो जाए। और ये भी प्रयास करना है कि इन जो टूल्स या सहायक अंग के रूप में राजपूत नरेश कर रहे हैं, इनको एक भी नहीं होने देना है, ताकि ये विद्रोह का झंडा बुलंद कर दें कंपनी के विरुद्ध। कुल मिलाकर डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो नीति हावी थी और काफ़ी प्रभावशाली थी। देखिएगा इसके लिए इन्होंने क्या किया, आप लोग समझिएगा। 6 दिसंबर 1831 ईस्वी को कर्नल ब्रुक ने मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह को एक टाइटल दिया, समझिएगा, GCSI, ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि देकर उदयपुर राजघराने के राज चिन्ह वाला एक ध्वज प्रदान किया। अब आप सोचिएगा, संपूर्ण रजवाड़े में मेवाड़ का, क्योंकि मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा इस तरह की थी, जब मेवाड़ को ये पद देकर अपने अधीन ले दिया गया, वो स्वामी भक्त बन गया, तो बाकी रियासतों की तो फिर क्या मजाल रही होगी। क्योंकि रजवाड़े में तो वैसे ही हिंदुत्व का या सांस्कृतिक जो एक प्रतिमान था वो मेवाड़ था। तो इस तरह की उपाधियां दी गई, GCSI, ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। 1897 में मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह को महारानी विक्टोरिया की जो हीरक जयंती जो हुई थी, उस पर 21 तोपों की सलामी दी गई, और उनकी पत्नी को, उनकी महारानी को ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ द इंडिया का खिताब दिया गया। अब ये टाइटल्स आपको याद रखने। ये प्रश्न आ सकता है कि पहली बार किस शासक को राजपूताना में 21 तोपों की सलामी सबसे पहले दी गई, तो याद रखिएगा मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह को। किस वर्ष दी गई, 1897 में। कौन सा टाइटल दिया गया, GCSI, यानी कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह राठौड़ और जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय को 19 तोपों की सलामी दी गई थी, क्योंकि बीकानेर और जोधपुर पद प्रतिष्ठा में प्रोटोकॉल में मेवाड़ के नीचे आते हैं। तो ये सिंपल, आप ये मत समझिएगा कि यदि मैं इस चैप्टर को मैंने काफ़ी लंबा ले दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं बिल्कुल कट टू कट एग्जाम ओरिएंटेड, सिलेबस टू सिलेबस में टीचिंग कर रहा हूँ। मैं फालतू बातें करने का मैं बेहद आदी नहीं हूँ, और आप लोग समझ सकते हैं कि हर प्रश्न, हर लाइन एक प्रश्न के रूप में आपके सामने आ रही है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो तो आएगा, और मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम्स, ये जो नोट्स हैं, बेसिकली जो मैं टारगेट फोकस मैंने किया हुआ है वो RPSC और जो सब ऑर्डिनेट जो एग्ज़ाम्स हैं, स्पेशली तो हम बेसिकली इसको फोकस कर किए हुए हैं पूरी तौर पर, कि जो कंटेंट है वो एक लेवल पर आप लोगों को निराश ना करें। यदि इसी चैप्टर का बिल्कुल अंतिम चरण आपके सामने चल रहा है, तो 6-7 खंड हो गए हैं,
लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि आप एक एक एपिसोड को ठीक से पढ़ें, नोट्स के लिए मैं ब्लॉग पर नोट्स अपलोड कर चुका हूँ, टेस्ट सीरीज में स्टार्ट करूँगा, इस चैप्टर के बाद मैं टेस्ट दूंगा 20-25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षा में आ चुके हैं और जो संभावित प्रश्न है बनने की। मुझे उम्मीद है इसके बाद आपको किसी भी लेवल पर कोई गाइड, कोई मैटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये अपने आप में काफ़ी वाइड और काफ़ी हैवी कंटेंट है, एकेडमिक कंटेंट्स हैं इस नोट्स के अंदर। आइएगा आगे देखिएगा, यदि हम और थोड़ा सा इसको विस्तार दें इसी अध्याय को, तो आप लोग देखिएगा राजस्थान में ब्रिटिश संरक्षण में प्रशासनिक व्यवस्था क्या रखी गई थी। ये संपूर्ण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पैरा है, सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस अध्याय का, जो ये हिस्सा चल रहा है अब तक जो आप लोगों ने देखा। देखिएगा 1832 ईस्वी में, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में अजमेर में एजीजी की नियुक्ति की गई थी और मिस्टर लॉकेट प्रथम एजीजी थे, याद रखना। तो राजस्थान का जो फर्स्ट एजीजी था, द फर्स्ट एजीजी ऑफ द राजस्थान वॉज द मिस्टर लॉकेट विच वॉज अपॉइंटेड इन द 1832 इन ड्यूरेशन ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोबारा सुन लीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 1832 में, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में एजीजी की नियुक्ति की गई और प्रथम जो एजीजी था वो मिस्टर लॉकेट था। और अजमेर का जो मतलब जो एजीजी का जो आरंभिक मुख्यालय था वो अजमेर में था, परंतु 1845 ईस्वी में 1845 में एजीजी का जो हेडक्वार्टर था वो ट्रांसफ़र किया गया अजमेर से, कहाँ, माउंट आबू। तो आगे जाके माउंट आबू ग्रीष्मकालीन एजीजी की राजधानी बन गई थी, समर का जो इनका हेडक्वार्टर था। एजीजी के अधीन ये भी याद रखना राजपूताने के समस्त पॉलिटिकल एजेंट्स और रियासतें थी, एवं जब कभी एजीजी किसी रियासत में जाता था तो उसे 13 तोपों की सलामी दी जाती थी। बेहद इंपॉर्टेंट, 13 तोपों की सलामी दी जाती थी। सिर्फ जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के नरेश ही एजीजी से ऊपर थे। तो क्या इंपॉर्टेंट बातें हमारे सामने अब तक आ गई हैं, आप इस बात को यहाँ पर समझिएगा। पहली बात तो एजीजी की नियुक्ति कब हुई, 1832 में हुई। एजीजी का मुख्यालय, आरंभिक मुख्यालय कहाँ नियुक्त किया गया, अजमेर में किया गया। किस गवर्नर जनरल के काल में एजीजी की नियुक्ति हुई, तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। प्रथम एजीजी कौन था, तो हमारा उत्तर होगा मिस्टर लॉकेट। इसकी राजधानी अजमेर से माउंट आबू कब ट्रांसफ़र की गई, तो हमारा उत्तर होगा 1845 में। जब भी एजीजी कभी आता था राजपूत रियासतों में तो कितने तोपों की सलामी दी जाती थी, 13 तोपों की सलामी। मात्र 3 रियासतें एजीजी से ऊपर थी, यहाँ के नरेशों का जो पद था, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। और तमाम जितने पॉलिटिकल एजेंट्स थे रजवाड़े के अंदर वो समस्त एजीजी के अंदर थे। देशी रियासतों में कंपनी राज की प्रभुसत्ता को सुदृढ़ करने के लिए, याद रखिएगा, एक पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की नियुक्ति की गई। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट यानी कि राजनीतिक विभाग की नियुक्ति की गई। इस विभाग में नियुक्ति के लिए इंडियन पॉलिटिकल सर्विसेज का गठन किया गया। इस सर्विस में इंडियन सिविल सर्विस सेना के अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। राजनीतिक विभाग की अपनी पुलिस थी, जिसका वही वाली बात है, सेना का भी, और इस राजनीतिक विभाग का यानी कि पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों, तमाम कर्मचारियों का जो जितना भी एक्सपेंडिचर्स होगा वो किसके ऊपर डाल दिया गया, एक तो सेंट्रल रेवेन्यू और बांट दिया गया, मतलब, और जो स्टेट का, जो देशी रियासतों का जो रेवेन्यू था, मतलब रजवाड़े का, राजपूताने का जो राजकोष था, जो ट्रेजर था, उनको बांट दिया गया। तो ये अपना अपना एक इनका एक कहना चाहिए अंशदान था कि इतना इतना आपको शेयर करना है अपना हिस्सा। राजनीतिक विभाग के अधीन सभी प्रमुख रियासतों के रेजिडेंट्स एवं पॉलिटिकल एजेंट्स रखे गए थे। ये बात को समझ लीजिएगा, सारे के सारे इस पॉलिटिकल जो डिपार्टमेंट है। अब काफ़ी गौर से देखिएगा, राजपूताने में भारत सरकार के राजनीतिक विभाग का प्रमुख अधिकारी एजीजी था, सबसे बड़ा, जिसको 13 तोपों की सलामी दी जाती थी। 1832 में इसकी नियुक्ति हुई थी। जिस जमाने में इसकी नियुक्ति की गई थी तब गवर्नर जनरल कौन था, तब गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। शुरुआत में इसका मुख्यालय कहाँ था, 1832 से लेकर 45 तक अजमेर में। 1845 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ डाल दिया गया, अजमेर में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। जब भी एजीजी, पहला एजीजी मिस्टर लॉकेट था, जब भी किसी राजपूताने की रियासत में जाता था तो इसे 13 तोपों की सलामी दी जाती थी। एवं जयपुर, जोधपुर तथा उदयपुर, इन 3 रियासतों के नरेशों, दोबारा देख लीजिएगा आप इसी स्लाइड्स के दौरान, ये देख लीजिए, क्लियर है। जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर के नरेशों का दर्जा ही प्रोटोकॉल में एजीजी से ऊपर था। इस बात को समझ लीजिएगा। आगे देखिएगा,
तो जो हम कहना चाहते हैं, तो पहला जो एजीजी था वो मिस्टर लॉकेट था, और 1857 की क्रांति के दौरान जो एजीजी था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। एजीजी के अधीन, अब ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, एजीजी के अधीन 3 तो रेजिडेंसी थी और 5 पॉलिटिकल एजेंट्स थे। राजपूताना में 3 रेजिडेंसीज और 5 पॉलिटिकल एजेंट्स थे। याद रखिएगा, आगे देखिएगा। इस प्रकार राजपूताना एजेंसी के अंतर्गत 3 रेजिडेंसियां और 5 एजेंसियां थी। प्रत्येक रेजिडेंसी या एजेंसी का जो औसत क्षेत्रफल था वो 16,000 वर्ग मील था, स्क्वायर फीट था, 16,000 वर्ग मील था। 1901 में प्रत्येक रेजिडेंसी या एजेंसी की जो औसत जनसंख्या थी वो 12.5 लाख रखी गई थी। अब यदि हम इन 3 रेजिडेंसी की बात करें तो ये 3 रेजिडेंसीज हमारे सामने आती हैं। कौन कौन सी? एक तो मेवाड़, एक वेस्टर्न रेजिडेंसी और एक जयपुर रेजिडेंसी। मेवाड़ रेजिडेंसी में क्या क्या आ रहे हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ रियासतें। अब ये प्रश्न आ सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट ये मैटर है जो आप लोगों को बहुधा नहीं देखने को मिलेगा। प्लीज़ रीड आउट इट वेरी केयरफुली, पेन डाउन करिए और मेमोराइज करिए। कभी भी प्रश्न के रूप में अच्छे एग्जाम्स में आपके सामने आ सकती है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को है, ईश्वर आप लोगों को आपकी मंजिल तक अवश्य पहुंचाए। तो जो पहली जो रेजिडेंसी, 3 रेजिडेंसियों में एजीजी के अधीन, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के अधीन, उनमें पहली रेजिडेंसी है मेवाड़ रेजिडेंसी। इनमें कौन कौन से स्टेट्स हैं जो अपने मेवाड़ वाला जो हिस्सा है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। वेस्टर्न जो स्टेट्स एजेंसीज हैं, यानी कि जो पश्चिमी जो रियासतों की जो एजेंसी थी उसमें जोधपुर, जैसलमेर और सिरोही की रियासतें आ रही हैं। जबकि जयपुर रेजिडेंसी में आपके जयपुर और किशनगढ़ की रियासतें तथा लावा ठिकाना आ रहा है। देखिएगा, पहली मेवाड़, दूसरी वेस्टर्न, तीसरी जयपुर। जयपुर रेजिडेंसी में जयपुर और किशनगढ़ रियासतें और लावा ठिकाना आ रहा है, लावा ठिकाना आ रहा है। फाइन, नेक्स्ट अगला देखिएगा। जबकि वेस्टर्न जो स्टेट्स एजेंसी रेजिडेंसी है, इसके अंदर जोधपुर, जैसलमेर और सिरोही रियासतें डाल दी गई थी। नेक्स्ट अगला देखिएगा। 5 एजेंसीज स्थापित की गई। इनमें एक हाड़ौती है, एक ईस्टर्न स्टेट एजेंसी है, एक कोटा झालावाड़ एजेंसी, एक बीकानेर एजेंसी और एक अलवर एजेंसीज है। यानी कि इनके अलावा ये जो 3 रेजिडेंसीज थी, इनके अलावा जो भी स्टेट्स या जो प्रदेश बचे, इनको फिर एजेंसीज में डिवाइड कर दिया गया। हाड़ौती टोंक एजेंसी, इसमें बूंदी, टोंक और शाहपुरा रियासतें आ गई हैं। हाड़ौती में वर्तमान में आप वर्तमान से कंफ्यूज मत होइएगा जी। वर्तमान में तो हाड़ौती का मतलब है कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां ना। हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम पारंपरिक ट्रेडिशनल जो स्टेट्स थे, जो राजपूताना था, पारंपरिक राजपूताना था, उसकी भी भौगोलिक विभाजन की बात, वर्गीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस ब्रिटिश व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो आफ्टर 1818 ट्रीटीज जब इस्टेब्लिश कर दिया गया था पॉलिटिकल डिपार्टमेंट एजीजी के तत्वाधान में, मिस्टर लॉकेट के तत्वाधान में, उस व्यवस्था की बात करें तो 5 एजेंसीज में पहली एजेंसी है हाड़ौती टोंक एजेंसी। इसमें बूंदी, टोंक और शाहपुरा की रियासतें रखी गई। ईस्टर्न स्टेट एजेंसीज में भरतपुर, धौलपुर और करौली की रियासतें रखी गई, वही मत्स्य संघ वाला मामला। कोटा झालावाड़ एजेंसीज में कोटा एवं झालावाड़ की रियासतें थी। जबकि बात की जाए अपने बीकानेर एजेंसी में बीकानेर रियासत थी और अलवर एजेंसी में अलवर रियासत थी। तो आप लोग 3 तो आपने रेजिडेंसीज देख ली और 5 एजेंसीज देख ली। 3 रेजिडेंसीज में मेवाड़ रेजिडेंसी, जिसमें उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। वेस्टर्न स्टेट्स रेजिडेंसी में जोधपुर, जैसलमेर और सिरोही। जयपुर रेजिडेंसी में आपने जयपुर, किशनगढ़ और लावा ठिकाना देखा है। हाड़ौती टोंक एजेंसी में आपने बूंदी, टोंक, शाहपुरा की रियासतें देखी। कोटा झालावाड़ एजेंसीज में आपने कोटा झालावाड़ देखा है। ईस्टर्न स्टेट एजेंसीज में भरतपुर, धौलपुर और करौली की रियासतें हैं। अलवर एजेंसी में अलवर रियासतें और बीकानेर एजेंसी में बीकानेर रियासतें। इस प्रकार से ये इनका पॉलिटिकल डिवाइडेशन एक तरह से किया गया था। अब आप और देखिएगा, राजपूताना एजेंसी के मध्य में पूर्णतया ब्रिटिश शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था, जो कि चीफ कमिश्नरी प्रांत था और इस पर किसी भी रियासत का कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दावा या शासन नहीं था। ये सीधा गवर्नर जनरल के माध्यम से, एजीजी के माध्यम से गवर्नर जनरल द्वारा शासित प्रदेश था। एजीजी, डायरेक्ट एजेंट टू गवर्नर जनरल, विच वॉज द रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। तो राजपूताना का जो चीफ कमिश्नर होता था वो इसका एजीजी था। राजनीतिक अधिकारियों के पास अलिखित अधिकार होते थे और ये पूरी तौर पर कंपनी के प्रति जवाबदेह थे।
और देशी रियासतों को शेष भारत से उसी प्रकार से अलग कर दिया गया था जिस प्रकार से भारत का साम्राज्यवाद, भारत का उपनिवेशवाद को संपूर्ण विश्व के एशियाई ब्रिटिश उपनिवेश या साम्राज्य से अलग कर दिया गया था। आगे देखिएगा, अपनी सत्ता को बेहद मजबूत करने के लिए इस कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कुछ टुकड़ियों की नियुक्ति की गई जो जातीय आधार पर थी और जिनका उद्देश्य वही था, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन टुकड़ी की स्थापना की गई जिसकी नियुक्ति एरनपुरा छावनी में की गई थी। शेखावाटी ब्रिगेड जिसका मुख्यालय झुंझुनू में था, आज भी आप जानते हैं संपूर्ण भारत में सबसे अधिक सैनिकों की भर्ती करने वाला, शहादत देखने वाला जिला है तो गौरव से मैं कहता हूँ झुंझुनू है। इसकी भी स्थापना, शेखावाटी ब्रिगेड की भी स्थापना 1835 में की गई। और आप लोग एगो देखिएगा, मेरवाड़ा जो बटालियन है, इस मेरवाड़ा बटालियन जिसका खर्चा मेवाड़ मारवाड़ को, अब याद रखना मेरवाड़ा बटालियन का खर्चा अजमेर, क्योंकि अजमेर कोई स्टेट नहीं था, अजमेर कोई चीफ शिप या ठिकाना नहीं था, अजमेर का खर्चा, अजमेर जो मेरवाड़ा बटालियन थी अजमेर में नियुक्त, उसका खर्चा पूरी तौर पर मेवाड़ और मारवाड़ को डिवाइड कर दिया गया। तो प्रश्न आ सकता है निम्न में से किस टुकड़ी या बटालियन का खर्चा डिवाइड किया गया था मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में, तो अपना आंसर होगा मेरवाड़ा बटालियन। और 1841 ईस्वी में आपने स्थापना करी मेवाड़ भील कोर की, राइट। आगे देखिएगा, इन लोगों को जब मर्जी थी तब इन लोगों ने, ब्रिटिश प्रशासकों ने राजपूताने की परंपराओं में हस्तक्षेप किया था। 1835 ईस्वी में आप लोग समझिएगा, जयपुर के अल्पवयस्क नरेश राम सिंह के शासन का प्रबंध पीए द्वारा जब अपने हाथों में ले लिया गया तो जनता बड़ी आक्रोशित हुई और उसके हमले में मिस्टर ब्लैक की हत्या हो गई थी। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, मिस्टर ब्लैक नामक अधिकारी मारा गया था 1835 में, क्योंकि राजमाता को भी अपमानित किया गया था इस अधिकारी के द्वारा। और इन लोगों ने जयपुर के अल्पवयस्क नरेश राम सिंह को जयपुर का समाज सुधारक नरेश भी कहा गया, जिसके काल में फिर 57 की क्रांति हुई थी। समाज सुधारक नरेश भी उसे कहा गया है। जयपुर को पिंक सिटी का दर्जा भी इसी के काल में दिया गया था। तो हम देखते हैं यहाँ पर अच्छे से कि इसी प्रकार से 1842 में जोधपुर पीए लुडलो, मिस्टर ब्लैक तो कहाँ पर आ रहा है, जयपुर में जिसकी हत्या हुई। पीए लुडलो ने जब नाथों को एक तरह से देश निकाला दे दिया तो जो असहाय जो महाराजा थे मानसिंह राठौर, जो अनुयायी मानते थे अपने आप को नाथ संप्रदाय का, वो बड़े खिन्न हुए, बड़ा आत्मग्लानि में डूबे और अपना समस्त राजपाट अपने युवराज को छोड़कर वो मंडोर में जा बैठे, राइट। एक कोटेशन से आप समझ सकते हैं इस अध्याय का लब्बोलुआब क्या है। मार्शमैन नामक जो ब्रिटिश अधिकारी था वो कहता था, इन संधियों के स्वीकार करने से राजपूत नरेशों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। मराठा पिंडारियों के अत्याचार से त्रस्त इन राजपूत नरेशों ने ब्रिटिश सरकार से सुरक्षा का आश्वासन पाकर संधियों के प्रस्तावों को बिना ध्यान से दिए ही स्वीकार कर लिया। ये तमाम जो नोट्स हैं व्यवस्थित रूप में आप ब्लॉग पर जाइए, गूगल क्रोम पर जाकर टाइप करिए इंग्लिश में किंशुक शर्मा classes.blogspot.com बिना स्पेस दिए, आपको पूरे जितने भी नोट्स हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। और अगला मैं इस चैप्टर का आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा। उसके बाद फिर मैं 1857 की क्रांति और रीट लेवल 1 और लेवल 2 का पोर्शन आरंभ करने जा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको एक पूरी कोचिंग, सिस्टमेटिक कोचिंग, जहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स मिल रहे हैं, क्लासेस मिल रही हैं, टेस्ट मिल रहा है, जितना मैं अपना टेस्ट वगैरह जितना मैं अपना समझता हूँ कि मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं आपके लिए, एक मॉरल ड्यूटीज़, वो मैं भरसक प्रयास करूँ आपको मिले। तब तक के लिए नमस्कार।